थिंक लॉ का लेक्चर नहीं है ना? हाँ ठीक है, मिसिंग शुभम सर। चलो कोई बात नहीं, चलो। यस, ये ऐसे आता है इसमें। चलो, यस, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम, एक नंबर। आज का दिन अच्छा जा रहा है? क्यों? लॉ का लेक्चर नहीं है? कुणाल, तन्वी, श्रेया, प्रीति, श्रेया अगेन, कौस्तुभ, मैम आज ऑनलाइन कर रहा हूँ लेक्चर। गंज, गजानन और सूरज, ठीक है। चुप रहो अब दोनों सब लोग, फालतू की बातें। देखो गाइस, ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी गिरती है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। करेक्ट है? तो प्राइस बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ता है। करेक्ट है? तो लेट्स से अगर प्राइस, ये प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, अगर प्राइस बढ़ के P1 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ के Q1 हो जाएगी। करेक्ट है? राइट? तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अगर हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो वो इट विल गो अपवर्ड्स, इट विल गो अपवर्ड्स। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो हमने ये समझा कि जैसे डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मतलब अगर अपन इसको बहुत ही अपनी अपनी रोज की भाषा में बोले तो इट इज वेरी सिंपल कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो उल्टा है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, इसलिए जो है स्लोप भी नीचे गिरता है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो स्लोप नीचे गिरेगा। बट अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, विच इज वाई डिमांड, जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ जाता है। आ रही क्या बात समझ में? इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बढ़े आगे, चलो। अब हम लोगों ने इसमें दो चार चीजें पढ़ ली थी, सेटेरिस पैरेबिस, कि बाकी चीजें अगर कांस्टेंट रहेगी तो दोनों में रिलेशनशिप डायरेक्ट रहेगा। याद आ गया सबको? ठीक है, चलो चलो, यस। अब हम आते हैं किस पे? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ सप्लाई कर्व पे। करेक्ट है? राइट? चलो, स्ट्रगल हो गया है आज। चलता कैसे ही है? हम्म, किस में मिलेगा? ये किसके बाद वाला? ये फ्लावर वाला, ये कहाँ? अरे इधर आके बताओ तुम, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे रुको, अभी ये भी बताना पड़ेगा कि वो कहाँ गई फाइल।
चलो चलो देखते हैं, चलो। यस, देखो, है ना। अब ध्यान से सुनना। हैंड रिटन नोट्स कब मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स मैंने ऐप पे डाल दिए थे, ठीक है। ऐप से आप लोगों को नोट डाउन करना है, उसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, आपको बस नोट डाउन करना है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। यहां पर हमने देखा कि सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड जाता है, करेक्ट है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, करेक्ट है। लेकिन अगर हमारा प्राइस के कारण सप्लाई कर्व में चेंज आता है तो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट है। अगर ये हमारा S1 तो सप्लाई कर्व S2 की तरफ जाएगा, राइट। इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, बट इंक्रीज इन सप्लाई कर्व किसके कारण होता है? प्राइस इंक्रीज होने के कारण। आ रही क्या बात समझ में? सिमिलरली अगर हमारा सप्लाई कर्व नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, वेरन दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्राइस डिक्रीज हुई है तो सप्लाई कर्व नीचे चला गया। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखना, मिल गया मिल गया मिल गया, मिल गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो, यहां पर जब हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि देखो, सीधी सी बात है, क्वांटिटी जब प्राइस P1 थी, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी Q1 थी, ठीक है, राइट। तो हमारा सप्लाई कर्व S1 हो गया, है ना। लेकिन जब हमारी प्राइस P2 थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गई, करेक्ट है, राइट, डिमांडेड। तो हम लोग ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली सप्लाई यहाँ पे कम करेंगे, राइट। तो जब हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्कस करते हैं तो हम क्वांटिटी डिमांडेड के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। आ रही क्या बात समझ में? कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है, करेक्ट है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली हमारा सप्लाई कर्व में भी तो चेंजेस आएंगे, राइट, है ना। तो देखो, जब प्राइस बढ़ी हुई थी तब सप्लाई कर्व हमारा ऊपर था, पर जब हमारी प्राइस गिर गई, P2 हो गई, तब सप्लाई कर्व हमारा नीचे चला गया। तो दैट सप्लाई कर्व इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। और अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो सिंपल है, पहले जब प्राइस P1 थी तब क्वांटिटी कितनी थी? Q1। ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड है। और उसके बाद जब प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई, करेक्ट है, राइट। तो ऐसे केस में पहले हमारा सप्लाई कर्व किधर था? नीचे। अब सप्लाई कर्व किधर चला गया? ऊपर। मैम क्यों गया? क्योंकि प्राइस P1 से ऊपर P2 पर चले गई, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ेगी इधर तो सप्लाई कर्व भी बढ़ जाए। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या? बढ़े आगे, चल। अब देखो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, ये क्या बोलता है कि वैसे तो हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, करेक्ट है, राइट। लेकिन 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 देर आर सर्टेन केसेस, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसमें कि सप्लाई नेचुरल फैक्टर से अफेक्ट होता है, कि उस समय कितनी फसल, कितनी खेती हुई, उस तरह से सप्लाई होगा। अरे एक समय आता है ना जब अपना प्याज बड़े महंगे हो जाते हैं। क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि उसका सप्लाई कम होता है। पर सप्लाई क्यों कम होता है? क्योंकि उसका जो खेती है, उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो ही कम होती है। आ रही क्या बात समझ में? यस। अब लेट्स से कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सारी फसल खराब हो गई, तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। पर उसमें प्राइस बढ़ेगा फिर भी सप्लाई तो कम ही रहेगा ना, राइट। तो एग्रीकल्चरल गुड्स में भले ही प्राइस बढ़ जाता है पर सप्लाई आप बाकी नेचुरल फैक्टर्स के हिसाब से करोगे। अच्छा,
एक और चीज, वो हमने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं देखी? अरे देखो, बहुत बढ़िया मूवी है। अभी नहीं देखना, टाइम वाइम के बाद मत करो, बहुत पुरानी मूवी है। स्कूल में थे सब तुम लोग छोटे पोटे, ठीक है? हाँ, बहुत पुरानी मूवी है, मतलब 10 साल तो हो गया होगा उस मूवी को मेरे हिसाब से। हाँ शायद 10 साल हो गए होंगे, है ना? तुम लोग अभी कितने साल के हो? 19 18? भगवान से डरो, भगवान बैठे ऊपर। 16 साल। हाँ, 17 18, 17 18 19, है ना, यही है। हाँ, तो तुम लोग स्कूल में ही रहोगे तभी, मतलब काफी छोटे रहोगे तभी। ठीक है। तो मूवी में एक टोमाटीना फेस्टिवल दिखाते हैं, ये तो मूवी देखा होगा, टोमाटीना जो टमाटर की होली खेलते हैं। हाँ, ये मालूम है। हाँ राइट। तो गाना माइते। चलो, तो इसमें टोमेटिना फेस्टिवल क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे स्पेन में बहुत ज्यादा टोमेटोज की खेती होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वहां पे एक फेस्टिवल उस चीज का मनाया जाता है। आ रही क्या बात समझ में? लेकिन फिर लोगों ने ये इंडिया में भी करना शुरू कर दिया। इंडिया में थोड़ी ना इतनी खेती होती है। आ रही क्या बात समझ में? तो इंडिया में सप्लाई जो होगा वो नेचुरल फैक्टर्स के हिसाब से होगा। क्लियर है सबको? जैसे इंडिया में गेहूं की अच्छी खेती होती है, तो अगर आपको गेहूं की होली खेलनी है तो वो आप खेल सकते हो, मारने मारने के लिए। हाँ, ऋतिक रोशन, हाँ। टोमेटोज की इतनी नहीं होती, है ना? यस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर नेचुरल फैक्टर्स के कारण ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो उसकी प्राइस तो बढ़ जाएगी, पर सप्लाई बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्लियर है पहला एक्सेप्शन? दूसरा एक्सेप्शन, सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स will remain limited even if their prices rise. Now what are social distinction goods? कौन बताएगा? सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स कौन से होते हैं? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, सोच के बताओ थोड़ा, एक तुक्का तो लगाओ, क्या होगा? नॉनवेज? नहीं। सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स क्या होंगे बताओ? वो पेरिशेबल हो गए। सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं। अच्छा, गूगल। अच्छा, पेरिशेबल गुड्स मालूम है आपको? पेरिशेबल कौन से होते हैं? जो जल्दी खराब हो जाता है, मच्छी नहीं। वेजिटेबल्स, मच्छी और वेजिटेबल्स में पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो क्या आप उसका बहुत ही एक्सेसिव सप्लाई रख सकते हो? नहीं। तो पेरिशेबल गुड्स में तो अलग ही रहेगा, उसमें प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी सप्लाई लिमिटेड रखना पड़ेगा। अब बताओ सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स क्या होता है? यस, रेयर गुड्स। रेयर गुड्स वो होते हैं जो कि लोग बहुत ज्यादा खरीदना ही पसंद नहीं करते। ठीक है, जो बहुत ज्यादा रेगुलरली कंज्यूम नहीं होते। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफएमसीजी हियर। ठीक है, ऐसे कुछ गुड्स जो बहुत ही रेयरली लोग, इंसान वंस इन अ वाइल कभी खरीद लिया, लाइफ में एक बार खरीद लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? ये तुम लोग मच्छी के पीछे क्यों पड़ गए हो? फिश का एग। अब देखो, एक बढ़िया एग्जांपल देती हूँ मैं। डायमंड तो ठीक है, फिशिंग करने जाते हैं अपन, है ना? तो फिशिंग करने का जो वो पूरा होता है ना, हुक जो होता है, हाँ राइट। अरे अपन नहीं जाते हैं, एग्जांपल दे रही हूं मैं। ठीक है, वो जो हुक होता है ना, वो बेसिकली क्या है, लोग वंस इन अ लाइफ टाइम ही खरीदेंगे ना, राइट? कि जिंदगी में एक बार खरीद लिया, शौक के नाम पे। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, राइट? बंदूक हो गई, ठीक है, अनलेस आपको मर्डर करने का शौक हो गया हो, राइट, है ना? राइट, पेंटिंग्स। आपने एक पेंटिंग खरीदी, लेट्स से वो टूट गई, वापस खरीदोगे क्या वही पेंटिंग? नहीं। दूसरी खरीद लोगे, वही खरीदोगे क्या? नहीं। बुक एक बार पढ़ ली, वापस खरीदोगे क्या? नहीं। तो ये सब कौन से हो गए? सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स। भले ही उनकी प्राइस बढ़ जाए तो भी आप उसको ज्यादा खरीदना शुरू नहीं करोगे। क्लियर है सोनल? यस, बढ़े आगे।
ठीक है, तो 3 तरह के गुड्स हैं, एग्रीकल्चर, सोशल डिस्टिंक्शन एंड पेरिशेबल। क्लियर है? चल अब देखो, हमने पढ़ा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स, करेक्ट है, राइट? मतलब बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, है ना? प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज आया, जिसके कारण सप्लाई में चेंज आया, है ना, राइट? इसीलिए हमने इसको कैसे बनाया था? तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है, जो नीचे आपको दिख रहा है ये क्वांटिटी डिमांडेड है, जिसके कारण सप्लाई और प्राइस दोनों में चेंज आ रहा है। आ रही बात समझ में? सो दिस इज बेसिकली चेंज इन प्राइस इज लीडिंग टू चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई, दोनों चेंज हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड तो गिर रही है, पर सप्लाई बढ़ रहा है। आ रही क्या बात समझ में? यस लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस कांस्टेंट हो सकता है, राइट? और सप्लाई कर्व ऐसा जाता है, सप्लाई कर्व ऐसा जाता है, तो मान लो प्राइस कांस्टेंट है ना? पर दूसरे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि फेवरेबल है, और फेवरेबल है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके कारण उसका सप्लाई बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? ये लाइन किसकी है? पीपी। ये लाइन किसकी है? प्राइस की। ये लाइन किसकी है? प्राइस की। प्राइस कांस्टेंट है मैम, बस सप्लाई बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर्स आर फेवरेबल। क्लियर है? यस उल्टा भी तो हो सकता है मैम, अदर फैक्टर्स आर अनफेवरेबल, तो प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस तो कांस्टेंट है, सप्लाई गिर जाएगा, कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? सो इफ द सप्लाई कर्व मूव टुवर्ड्स द राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। एंड इफ द सप्लाई कर्व मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। मैम कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि फैक्टर्स क्या है? अनफेवरेबल। क्या एक नंबर राइटिंग आ रही है यार इस पेन से, मारना पड़ेगा ये लैपटॉप। हाँ क्या है अपना? चलो फिर ठीक है, क्लियर है सबको? यस बढ़े आगे, है ना? तो प्राइस में अगर शिफ्ट होता है, फटाफट से लास्ट टाइम, अगर प्राइस में चेंज होता है, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई कर्व बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई कर्व गिरेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। ठीक है, अगर प्राइस कांस्टेंट है बट फैक्टर्स फेवरेबल है, तो सप्लाई कर्व एक्सपैंड करेगा। अगर प्राइस कांस्टेंट है बट फैक्टर्स अनफेवरेबल है, तो सप्लाई कर्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर? हाँ यही तो बोला मैंने क्या बोला? मैंने उल्टा बोला है क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने यही तो बोला, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। नहीं नहीं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या 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 क्या? देखो ना, सिंपल है, अरे देखो। ओए, रुको रुको रुको, कहाँ चला गया? एक सेकेंड एक सेकेंड। ये नहीं ये नहीं, ये रहा, देखो, ये देखो, क्वांटिटी सप्लाइड एट ऑल प्राइसेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, करेक्ट है? तो हम, अच्छा अब मैं समझ गई जो तुम बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, जो अब मैं समझ गई तुम क्या बोल रहे हो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको माइनस, और यार ये तो गजब है यार, मजा आ रहा है मुझे अब। शुरू मजबूरी में किया था, पर अब मजा आने लग गया है। ठीक है ना? देखो, अगर अदर फैक्टर्स के कारण है तो ऑफ कोर्स राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर अदर फैक्टर्स के कारण है और अनफेवरेबल है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सही है ना? है ना? राइट, इसमें प्राइस क्या हो गई है? ऑल थ्रू आउट
कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है? यस, डन, बढ़े आगे। यस, क्लियर है, बढ़े आगे, चलो ठीक है ना। और अगर प्राइस चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्सपेंशन नाम है, पर इसका नाम एक्सटेंशन भी माना जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सटेंशन आता है, एक्सपेंशन आता है, इन बोथ द केसेस मतलब सेम ही है कि सप्लाई कर्व बढ़ रहा है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड, करेक्ट है, राइट। बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा, अपन ने जब लास्ट टाइम पढ़ा था तो क्वांटिटी डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर्व चेंज किया था। अगर हम सिर्फ माने कि क्वांटिटी डिमांड को साइलेंट कर दे, सिर्फ प्राइस के हिसाब से माने, तो हमारा सप्लाई कर्व कैसा बन रहा है? ये P0 है, ये S0 है, ये S1 है, P1 है और ये S1 है, करेक्ट है। तो हमारा सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, ठीक है। तो A से B की तरफ जो ऊपर एक्सपैंड हुआ है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइस बड़ा है और सप्लाई कर्व बड़ा है, करेक्ट है। तो प्राइस के कारण एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, करेक्ट है। और अदर फैक्टर्स के कारण क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज। यस, बढ़े आगे, चलो। यस, अब देखो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो, हमने यहां पर पढ़ा कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है प्राइस को छोड़ के, बट यहां पर कौन सी प्राइस? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। जिस पर्टिकुलर कमोडिटी का हम सप्लाई देख रहे हैं, उसी कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज होता है तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर दूसरी कमोडिटी के प्राइस चेंज होंगे तो वो अदर फैक्टर्स में आ जाएगा ना। वापस एक बार, जिस कमोडिटी का हम सप्लाई कर्व देख रहे हैं, ठीक है, कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस देखते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी कमोडिटीज की प्राइस देखें, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वो किस में आ जाएगा? अदर फैक्टर्स में आ जाएगा। हाँ, शिफ्ट कहते हैं, करेक्ट है। अगर अरे बहुत सिंपल है, ये बोलते हैं ना मार्केट में मूवमेंट है, करेक्ट है। तो मार्केट में मूवमेंट का मतलब क्या? प्राइस के कारण मूवमेंट है, करेक्ट है। मार्केट में मूवमेंट जो बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल टर्म कि मार्केट में मूवमेंट है, तो मूवमेंट किसके कारण होता है? प्राइस के कारण होता है, ठीक है, राइट। लेकिन अगर सप्लाई कर्व में शिफ्टिंग हो रही है तो वो अदर फैक्टर्स के कारण होती है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, बढ़े आगे, ठीक है। नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब सप्लाई इंक्रीज, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है प्राइस के अलावा जिसके कारण सप्लाई कर्व में चेंजेस आ रहे हैं? पहला, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहां पे रिलेटेड गुड्स मतलब कौन से? देखो, प्राइस गिरी है टी की, है ना, तो उसका तो सप्लाई भी गिर गया। अब कॉफी का क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगा, करेक्ट है। तो यहां पर रिलेटेड का मतलब यहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में, राइट। यहां पर रिलेटेड का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यहां पर क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर चाय की प्राइस गिरेगी तो उसका सप्लाई गिरेगा, करेक्ट है। तो लोग क्या बेचना शुरू कर देंगे? कॉफी, तो कॉफी का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो कॉफी का सप्लाई इधर बढ़ जाएगा, तो कॉफी का इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी। समझ में आया? तो यहां पर अगर लिखा है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट बेसिकली मींस कि चाय की प्राइस गिर गई तो उसका सप्लाई गिर गया, तो किसकी बेसिकली सप्लाई इंक्रीज हो गई? कॉफी की। आ रही क्या बात समझ में? दूसरा, डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अपन ने कल ही पढ़ लिया था। अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो आप सप्लाई गिराओगे ना, उल्टा होता है, राइट। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगा तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, ठीक है। तो एक ये रीजन हो गया। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, वेरी सिंपल, अगर टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, अब आपके पास बेटर चीज है तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे,
राइट। एंड्रॉइड जब आया सप्लाई बढ़ गया ना उसका, राइट। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, जैसे सब्सिडीज बढ़ा देना, टैक्स रेट्स कम कर देना, रेस्ट्रिक्शंस हटा देना, सब फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट डिक्रीज इन प्राइस, अगर मेरे को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाली है, इसका मतलब आज थोड़ी सी बढ़ी हुई है फ्यूचर के हिसाब से, आज तो बढ़ी हुई ना। अगर आज प्राइस है 10 रुपए और मेरे को लग रहा है फ्यूचर में 8 हो जाएगी, तो 8 की कंपैरिजन में आज तो प्राइस ज्यादा ना, तो आज प्राइस ज्यादा है तो आज सप्लाई बढ़ा दूंगी। तो अगर फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है तो सप्लायर आज बेच देगा। आ रही है क्या बात समझ में? एकदम बढ़िया तरीके से। और उसके अलावा बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर गुड्स पेरिशेबल है और आपको लगता है कि ये जल्दी खराब होने वाला है, तो आप उसको जल्दी जल्दी जितना पॉसिबल है, आपके जितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है उतना सप्लाई करके आप मार्केट में डाल देते हो। आ रही बात समझ में? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग अभी मतलब अभी आपका जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड बहुत चल रहा है, अभी प्राइस नहीं बढ़ रही है, ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड कैन बी अ फैक्टर जो कि आपके लिए फेवरेबल होगा। स्मार्ट वॉच, आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। बट अब इसका उल्टा, उल्टा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूट। अरे उसका उल्टा हो गया ना, है ना? अरे सिंपल है ना, ये चाय, ये कॉफी, तुम लोग बार बार आ ही जाते हो ना चाय कॉफी पे, मान ही नहीं रहे हो ना। चलो आज पी लेते हैं अपन पास में जाके, लॉ का लेक्चर नहीं है ना, ठीक है ना? तो देखो चाय की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो सप्लाई बढ़ गया। तो सबने बोलो अरे अरे चलो वहां पे प्राइस ज्यादा मिलेगी, तो इधर वो क्या करेंगे, सप्लाई गिरा देंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। समझ में आया सबको? यस। उसके बाद इंक्रीज इन फैक्टर प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ गई, आपका लैंड रेंट बढ़ गया, लेबर ने वेजेस बढ़ा दिए, करेक्ट है, कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ गया, तो ऑफ कोर्स आपको सप्लाई गिरानी ही पड़ेगी, करेक्ट है, डिक्रीज इन सप्लाई। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, नोकिया क्यों हो गया मार्केट से बाहर, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, सप्लाई गिराना पड़ा क्योंकि लोग नई टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं, है ना? नोकिया हो गया ना बाहर, राइट। उसके बाद अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगा रही है, बैन लगा रही है, सब्सिडीज नहीं दे रही, ड्यूटी ज्यादा लगा रही है, तो ऐसे केस में आपका प्रोडक्ट इवेंचुअली महंगा होता जाएगा। महंगा तो होता जाएगा पर आपको सप्लाई गिराना पड़ेगा, ठीक है? यस। महंगा क्यों होगा? इट्स नॉट द सेलिंग प्राइस, इट्स योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर महंगे का मतलब ये नहीं कि आपकी सेलिंग प्राइस तो मार्केट के हिसाब से डिसाइड होती है। यहां पर महंगा होगा मतलब आपको कॉस्ट महंगी पड़ेगी, और कॉस्ट महंगी पड़ती है तो इवेंचुअली आप सप्लाई गिरा देते हो। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस बढ़ने वाली है, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो आज सप्लाई गिराओगे ना कि अभी मैं स्टॉक रखूंगा। मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, ऐसा हुआ है। एक गांव है एमपी में, हाँ राइट, राइट। एक गांव है एमपी में, वहां पे क्या किया एक आदमी ने, वो क्या करता था, दाल मिल थी उसकी, ठीक है, दाल मिल थी उसकी। तो ऐसे में उसने मतलब उसको पूरी चर्निंग प्रोसेसिंग करता था दाल को, और फिर वो करके मतलब उसको उगा के उसकी पूरी प्रोसेसिंग करके पैक करके और फिर गांव में बेचता था। वो अकेला सप्लायर था, करेक्ट है। तो उसने पहले क्या किया, उसने 3 महीने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि 3 महीने उसने शॉर्टेज क्रिएट कर दी सप्लाई की। लोग पागल हो गए, दाल नहीं मिल रही है, दाल नहीं मिल रही है, चावल किसके साथ खाएंगे, आदत है यार भाई, हम इंडियंस, हमें दाल खाने की आदत है, राइट। तो अब दाल ही नहीं मिल रही है ना। उसने 3 महीने तक डिमांड मतलब शॉर्टेज, सप्लाई की शॉर्टेज, डिमांड की शॉर्टेज क्रिएट की उसने, ठीक है। बाद में उसके पास सब था, सब कुछ बन रहा था, बाद में उसने वही चीज ज्यादा प्राइस पर बेची। तो ये जो होता है ना फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, की फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, उसने खुद ये क्रिएट किया अभी सप्लाई का शॉर्टेज क्रिएट करके। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, यस। एंड और दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि एक ऐसा गुड्स आप बेच रहे हो जिसका फ्यूचर में मार्केट खत्म होने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अभी सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, आप सप्लाई धीरे धीरे कम कर दोगे, फेड आउट करने लग जाओगे। बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ना एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, आप लोग एसएम में पढ़ो, एसएम है ना आप लोगों को इंटर में, है ना, एसएम में पढ़ोगे। एसएम मतलब एक बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे
कोई प्रोडक्ट होता है वो जब आता है नया तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं सोनल? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं मानसी? क्या करी मानसी? मुझे, मैं घबरा गई, मैंने इसको क्या हो गया, मेरे को लगा तुम ऐसे करके बैठे हो एकदम कि वो टेंशन हो गया। ठीक है, पर वो कभी कभी ना प्रोडक्ट जब बस पैदा होता है वो ना वीक पोजीशन में ही चलता है मार्केट में। करेक्ट है, वो आगे ऊपर ही नहीं जा पाता, वो डोमिनेटिंग में जा ही नहीं पाता है। तो इसीलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है उस प्रोडक्ट में, किसको धीरे धीरे सप्लाई कम कर करके बाहर निकाल दो। ठीक है, धीरे धीरे उसको फेड आउट कर दो, है ना, इससे पहले आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं। आईफोन, राइट, पुराने आईफोन धीरे धीरे सप्लाई कम कर देते ताकि नया फोन बिके। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो रीजन समझ में आ गए इंक्रीज और डिक्रीज के? यस। फटाफट से 3 सेकंड में इसके रीजन पढ़ लो। 3 सेकंड तुम्हारे पास। मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, तो क्या जून 23 निकलेगा क्या? प्लीज आंसर मैम। रौनक, हाँ मतलब देखो, अभी अगर आपने स्टार्ट किया है तो देखो थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटर ये होगा कि आप थोड़े से एफर्ट ज्यादा लगाओ, लेक्चर्स रोज अटेंड करो, बट हो जाएगा, है ना। अभी भी 3 महीने है रिडीम करने के लिए, तो आप कर सकते हो, लाइक मार्च अप्रैल में 3 महीने में हो सकता है, लेकिन थोड़ी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, है ना। यस, शिद्दत, है ना। बढ़े आगे। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो ये क्या होगा? डेल्टा क्यू एस डिवाइड बाय डेल्टा पी। क्यूपी नहीं, पी। ठीक है, ये क्या बनेगी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो बात बड़ी सिंपल है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आप प्राइस के बेसिस पे सप्लाई में कितना रिएक्शन ला रहे हो। जैसे हमने डिमांड में क्या पढ़ा था कि प्राइस के बेसिस पे लोग कितना डिमांड में चेंजेस ला रहे हैं, वैसे ही सप्लाई क्या होता है, प्राइस के बेसिस पे कितना सप्लाई में चेंज आ रहा है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस, सो देखो, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होगा? प्राइस तो कांस्टेंट है, पर फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड ठीक है, पहले क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, अगर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई या फिर कम हो गई, ठीक है, बट प्राइस तो यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि प्राइस कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं। तुम देखो प्राइस कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, उसके बावजूद भी सप्लाई में चेंजेस हो रहे हैं। करेक्ट है, हो रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं हम इसको? परफेक्टली इलास्टिक। मैम इसको आप फॉर्मूले में करके बताओ। देखो बाद में बोलना मत, प्रूफ नहीं किया मैंने। देखो सीधा सा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस में चेंज है क्या? नहीं, जीरो है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज है क्या? हाँ है, लेट्स उसमें एक्स एक्सचेंजेस है। करेक्ट है, बट एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। आ रही क्या बात समझ में? इसका मतलब एक सप्लायर प्राइस में चेंज नहीं होने के बावजूद भी सप्लाई में चेंज कर सकता है। मैम फिर वो सप्लाई में क्यों चेंज कर रहा है? प्राइस में तो चेंज नहीं हो रहा।
अदर फैक्टर्स अपने पढ़े तो सही भी, अदर फैक्टर्स तो दूसरे फैक्टर्स भी तो है ना मैम, जो कि शायद अनफेवरेबल है इसलिए सप्लाई गिरा दिया, या फिर फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ा दिया, भले ही प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो उस इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट। क्लियर है सबको, यस बढ़े आगे। बट इसको हम ये बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कि ऐसा नहीं होता कि प्राइस में बिल्कुल चेंज है फिर भी आप सप्लाई में मेजरली चेंजेस करते जा रहे हो। छोटे मोटे अदर फैक्टर्स के कारण चेंजेस कर रहे हो वो ठीक है, बट ज्यादा चेंज, मेजर चेंज सप्लाई में प्राइस के कारण ही आता है। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से बढ़े आगे। अब देखो दूसरा, मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लाई में चेंज नहीं है भले ही प्राइस चेंज हो रही है, ये तो ढीट हो गया ना सप्लाई, ठीक है, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट है, राइट। क्यों, सप्लाई P0 P1, प्राइस बढ़ के P1 हो गई पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अगर हम इसको बोलेंगे डेल्टा क्यू एस अपॉन डेल्टा पी, प्राइस में कुछ चेंज है x और सप्लाई में कितना चेंज है 0, एंड इफ यू पुट 0 इन न्यूमरेटर तो आंसर इज ऑलवेज, आ रही है क्या बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में कितना भी चेंज आए हम गुड्स तो उतने ही सप्लाई करेंगे, करेक्ट। नेसेसिटी गुड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स का ऐसा है कि कुछ ऐसे जैसे नमक है ना, तो नमक ऐसी चीज है कि क्या आप कम नमक डालना शुरू कर दोगे अगर महंगा हो गया, नहीं। तो अगर कंज्यूमर कम नमक कंज्यूम करना मतलब शुरू नहीं करेगा, उसकी डिमांड चेंज नहीं करेगा प्राइस के कारण, तो आप सप्लाई क्यों चेंज करोगे। आ रही क्या बात समझ में। प्राइस अगर कम होगी तो लोग क्या ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर देंगे, सेलर ज्यादा सप्लाई करेगा क्या, नहीं। तो प्राइस में अगर चेंज हो तो भी हम सप्लाई सेम ही रखते हैं। क्लियर है सबको। हाँ, पर इसमें दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन में चेंज है तो फिर आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई सप्लाई बढ़ाओगे ना, क्योंकि अब ज्यादा लोग हैं नमक खाने के लिए। क्लियर है सबको, यस बढ़े आगे। अब देखो यूनिटरी इलास्टिक, दिस इज वेरी क्लियर, जितना चेंज प्राइस में है, ये जितना सप्लाई में चेंज है उतना ही चेंज प्राइस में है, करेक्ट है, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो कितनी आती है 1। क्लियर है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसा हो सकता है कि मैम प्राइस में तो थोड़ा सा ही चेंज हुआ लेकिन सप्लाई ने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, है ना, राइट। तुम एक इमेजिन करो, एक लड़का है जो थोड़ा सा ही अमीर हुआ और अब झुंड आ गया, होता है ना ऐसा, इलास्टिसिटी। आ रही बात समझ में। लड़का महंगा हो गया अपना, है ना, महंगा हो गया मतलब उसके रिच हो गया ना, राइट। तो अब बहुत सारी लड़कियां हो गई, करेक्ट है। सो द प्लान इज सिंपल कि यहाँ पे ऑफ कोर्स द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विल बी ग्रेटर, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्राइस इन द प्राइस वुड बी कंपैरेटिवली लेसर। क्लियर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोल सकते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। क्लियर है, यस बहुत अच्छे से। तुम्हें लिख क्यों नहीं रहे हो जो मैं लिख रही हूं यहाँ पे, तुम क्या यहाँ पे, हाँ बुक में ही लिख रहे हो ना, हाँ तो मैं बुक में ही लिखने बोल रही हूँ। अजीत, अजय, क्या नाम है, अजय, ठीक है। अब इसका उल्टा, प्राइस में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में इतना फर्क नहीं पड़ा, लड़का बहुत अमीर हो गया, सीए बन गया, जीटी खरीद ली, लेकिन फिर भी
ज्यादा लड़कियां नहीं आई है, करेक्ट है ना? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आ रही बात समझ में? प्राइस में मेजर चेंज है बट सप्लाई में कम चेंज है, तो हम क्या बोलते हैं कि सप्लाई ने इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा नहीं दिखाई, तो इलास्टिसिटी इज व्हाट? लेस देन 1। या फिर हम ये बोल सकते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, बात एक ही है ना? रिलेटिवली इनइलास्टिक। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? यस, डन, लिखा? जागृति है ना, निधि, सिद्धि, सिद्धि और मानसी। मानसी हंसती रहती पूरा टाइम। अरे तुम्हारी खांसी ठीक हो गई? उससे ठीक हुई? सच बताओ। मैं जानती, उसने लिया भी नहीं है। वो लिया था? ए यार, टेस्ट तो अच्छा था उसका। ठीक है, डन। पॉइंट इलास्टिसिटी, चलो देखो ध्यान से सुनना। जब हम पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी प्राइस और सप्लाई है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। जब हम ए और बी पे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी होगी। लेकिन अगर हम इनके बीच में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में कितनी इलास्टिसिटी है, सो दैट अगर थोड़ी बीच की भी प्राइस रखी तो सप्लाई में कितना फर्क पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? आर्क इलास्टिसिटी। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। चलो एक बार अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग, हाँ ठीक है। Q2 माइनस Q1 अपॉन प्लस Q1 इंटू P2 माइनस, नहीं ना, हाँ प्लस प्लस, ऊपर प्लस आएगा, P2 माइनस P1, ठीक है, प्लस क्रॉस माइनस क्रॉस, ठीक है। मैम इसका एवरेज, ये तो टेक्निकली एवरेज निकल रहा है, माइनस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन माइनस, तो एवरेज निकल रहा है। एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें ए से बी के पॉइंट्स की इलास्टिसिटी निकालनी रहेगी। आ रही है क्या बात समझ में? यस, ठीक है। ये फॉर्मूला वैसे उधर लिखा हुआ है बट इसको इस फॉर्मेट में लिख लो। रट लिया है? रटो मत यार, रटना अच्छी बात नहीं होती है। जब हम कोई चीज रट लेते हैं ना तो उससे क्या होता है ना कि हमारा दिमाग सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचता है। वापस एक बार, जब हम कोई चीज रट लेते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचता है जो हमने रटा हुआ है। हम उसके आसपास की चीजों पे दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। हम अपना दिमाग खोलना बंद कर देते हैं कि भाई और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आ रही बात समझ में? ये फॉर्मूले के बिना भी मैं आर्क इलास्टिसिटी निकाल सकती हूँ। तुम समझ रहे हो वाई? बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला, मतलब ये देखो, अब मैं तुमको बोलूँ एक चीज, बहुत सारे लोग आपको, आपके सीनियर्स या ऐसे सब बोलेंगे कि अरे तू तो फॉर्मूला कर ले हो जाएगा, फॉर्मूला कर ले हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली ये लॉन्ग टर्म में आपको मदद नहीं करेगा। आप अभी रट के चले जाओगे उससे, ठीक है, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म में इसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, तो हर चीज का रीजन, उसका व्हाई समझो कि ये क्यों हुआ। आ रही बात समझ में? जितना कम रटोगे, जितना ज्यादा समझोगे, उतना इजीली आप कम चीजें पढ़ के बड़ा पेपर सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर रट के जाओगे तो पैनिक करोगे, और पैनिक करके कोई भी क्वेश्चन में आप गड़बड़ करोगे, प्लस आपको ज्यादा चीजें रहेंगी याद करने की। करेक्ट है ना? इसलिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है।
स्मार्ट इनफ, है ना? यस, डन, सभा समाप्त। चलो ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना? कल क्वेश्चंस करेंगे, तो कल आप लोग हाँ, नहीं मॉड्यूल मत लाना, कुछ भी मत लाना, शीट मैं आप लोगों को दे दूंगी कल, ठीक है? और क्वेश्चंस भी हम लोग कल ही करेंगे, कल 5-10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। कल और मंडे मिनिमम क्वेश्चंस करेंगे, ट्यूसडे तक भी क्वेश्चंस जा सकते हैं, है ना? यस, डन 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 डन।